स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Today we have with us Diksha Patkar, All India rank 88 in this year's Civil Services examination. She was our foundation student and was part of the mains residential program where she completed everything from Study IQ only, and she had anthropology as her optional, which is one of the famous choice amongst the toppers and has produced so many toppers in the recent years. तो दीक्षा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाइड दिस ईयर एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप एंथ्रोपोलॉजी के साथ यू क्वालिफाइड। और जो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ऑप्शनल के बारे में या सोच रहे होते हैं ऑप्शनल के बारे में, तो जनरली कई सारे उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे उनको डाउट्स होते हैं उनके दिमाग में कि कैसे हमें ऑप्शन चूज़ करना चाहिए या ये वाला ऑप्शन मुझे चूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डॉक्टर बाय ग्रेजुएशन एंड स्टिल यू चोज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन। तो किन स्टूडेंट्स को एंथ्रोपोलॉजी को प्रेफर करना चाहिए या एंथ्रोपोलॉजी किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, किन स्टूडेंट्स के लिए मेनली? सर, मेरे हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी को एज सच हम ये नहीं कह सकते कि सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बेनिफिट एंड सर्टेन विल नॉट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल door which was opened for me when I started reading it. But if asked, then for me particularly ऐसा था कि बहुत सारा overlapping syllabus होता है मेडिकल साइंस से, जैसे जेनेटिक्स है एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ वेरी लॉजिकल, तो वो मेरे लिए अच्छा था। ऑल्सो मुझे इंटरेस्ट भी था कल्चर्स के बारे में पढ़ने में, तो इसीलिए मैंने चूज़ किया। बाकी अगर कोई और भी चूज़ करना चाहता है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो क्या बैकग्राउंड उसमें बैरियर होगा अगर कोई चूज़ करना चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड का हूँ, मैंने तो बायो पढ़ी ही नहीं, तो क्या ऐसे स्टूडेंट भी चूज़ कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन? हाँ जी सर, वैसे भी वो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, तो एंड मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज सोशल साइंस ओनली, तो आई थिंक एनीबडी कैन चूज दिस सब्जेक्ट। मतलब आपका ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता है, बायो भी आती है, वो इतनी आती है कि आप सीख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर लेवल की बायो आएगी आपको तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। एक जनरल नोशन जो एंथ्रोपोलॉजी के साथ में है, जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनको दिमाग में जनरली ये बात होती है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं इसकी तैयारी का, जनरल जो ट्रेंड है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी समहाउ लोगों के दिमाग में ये बन गया कि इसको शॉर्टकट तरीके से तैयार कर सकते हैं, टॉपर्स के नोट्स पढ़ लेते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम लगती है इस अप्रोच में और क्या एग्जैक्ट राइट अप्रोच होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए? हाँ सर, कहीं ना कहीं मेरी भी यही अप्रोच थी पहले, और मुझे लगता है कि वो मैंने गलती की लास्ट आपके जो अटेम्प्ट्स थे उनमें। हाँ जी, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी क्योंकि मेरे लिए ऑल्दो मुझे इंटरेस्ट था, बट डेप्थ तक पहुंचने के लिए आई लेटर ओनली रियलाइज्ड कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। तो पहले मैं आपने भी टॉपर्स के नोट्स को मेन रखा था? मैंने टॉपर्स के नोट्स को नहीं पढ़ा था सर, मैंने वो बुक्स को पढ़ा था, कुछ मार्केट में क्वेश्चन आंसर वाली जो है बुक्स, यस, जो विवेक भास में की हैं और जो अक्षर जैन की किताब आती है। हाँ हाँ, अच्छा। ऑल्दो उन्होंने मुझे कुछ हद तक तो हेल्प किया, एक डायरेक्शन दी, नो डाउट, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। सो अगर पहले अच्छे लेक्चर ले लिए हों और उसके बाद बुक पढ़ी जाए तो कुछ हेल्प हो सकती है, बट डायरेक्टली नोट्स या फिर बुक्स पढ़ने से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, तो आई कैन ओनली से दैट। जैसे कि मुझे याद है कि जब हम लोग भी कई बार आंसर्स डिस्कस करते थे मेंस और प्री के, आप प्री और मेंस के बीच में जब अपन करते थे, तो कई बार ये सेल्फ डाउट हमेशा रहता था कि क्या ये इनफ है, इतना लिखा है। तो हमेशा ही बोलती थी कि सर इतना इनफ है क्या, इतना लिख लें, इतना इनफ है। तो वो कन्विक्शन कब आने लगता है कि हाँ अब इतना इनफ है? सर मुझे तो टू बी ट्रू मुझे लास्ट तक ही नहीं आया था। आपने बोला कि नहीं ये बहुत सारा लिखा है, टॉपर्स की कॉपियाँ देख लो। हाँ, मुझे तो ही लगता था दे आर क्वाइट सिंपल। तो मैंने फिर वहाँ से ऐसे सिंपल आंसर्स लिखने, क्योंकि मैंने जितने आंसर्स अपन ने देखे थे उस टाइम पे, जितने भी अपन ने चेक किए थे, तो उसमें एक जो चीज़ क्लियर थी कि इट वाज प्रीटी कंटेंट हैवी एंड ऑलमोस्ट सारी बातें तुम उसमें लिख देती थी। तो मेरा हमेशा रहता था कि इतना अगर याद रह के एग्जाम में लिख देंगे तो मुझे लगता है मार्क्स आ जाने चाहिए। तो ये एक हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता था। तो हाउ डिड यू रीच दैट लेवल कि हाँ अब इतना तो लिख पाएंगे? मुझे शायद ये पूरा विश्वास है कि पहले अटेम्प्ट्स में इतना नहीं लिखते होंगे एग्जाम में, इतना ना तो पढ़ा होगा डेप्थ में, अंडरस्टैंडिंग उतनी होगी नहीं। सर दो तीन चीज़ें हैं ये तो। सबसे पहला कि जब हम इमेच्योर होते हैं अबाउट अ सब्जेक्ट, तब हम हैवी लिखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग
और हमें वही आंसर करना है। हाँ, ये बात तो ये समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है, ठीक बात है। तो ये मुझे टाइम लगा उसके लिए। और जब हम समझ जाते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखना है और उसे सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है, तो अपने आप आंसर्स टू द पॉइंट भी हो जाते हैं और सिंपल भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए कोई शुरुआत करना चाहता हो ऑप्शनल की, एंथ्रोपोलॉजी की ऑफ कोर्स, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की शुरुआत किन बेसिक बुक्स के साथ कर सकते हैं? जैसे हमेशा मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि इसकी कोई एनसीईआरटी आती नहीं है, तो माय रिकमेंडेशन इसकी केरला स्टेट की एससीईआरटी की बुक्स आती हैं, बहुत ही फंडामेंटली रिटन, वेरी इजीली रिटन, वहाँ से शुरू करें और फिर आगे बढ़ के आप एडवांस लेवल पे जाएं। तो व्हाट इज़ योर सजेशन कि हाउ टू स्टार्ट एंथ्रोपोलॉजी? सर मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी, मुझे एक्चुअली बाद में ही समझ में आया था कि इस तरह की कोई बुक पढ़नी चाहिए, जैसे आपने कहा कि स्टेट एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हाँ, बाद में मैंने देखा तो हाँ, दीज बुक्स आर गुड, दे Really कैन good. बी रेड, हाँ, बट जो मुझे समझ में आया कि लेक्चर्स जो है एक अच्छी जगह से प्रॉपर वेल एक्सप्लेन्ड, आई थिंक ये लेना चाहिए अलॉन्ग विद द बुक्स, बिकॉज जीएस से ऑप्शनल अलग होता है। बहुत अलग होता है, डेप्थ रिक्वायर्ड। ऑप्शनल में आपको डेप्थ एनालिसिस चाहिए होता है कि इफ सर्टेन क्वेश्चन इज आस्क्ड तो इंटरलिंकिंग ऑफ क्वेश्चंस भी होता है, Absolutely. उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो वो एक मेंटोर से आएगा और अच्छी बुक से आएगा। तो आई थिंक दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ बिगिनर्स। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आजकल एक एप्रीहेंशन है किताब पढ़ने को लेकर, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट कि किताब नहीं पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब पे ही अटक के रह जाएं, ऑफ कोर्स एग्जाम सेंट्रिक तो बनाना है प्रिपरेशन को। तो वन इज़ बुक रीडिंग सो दैट यू इंटरनलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद ऑफ कोर्स टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिंकेजेस बनाएंगे, तो वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है ही है। एक और मिथ जो चलता है कई बार कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, हाउ स्मॉल इज़ इट? सर वैसे ये बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन है कि इट इज स्मॉलर देन मेडिकल साइंस डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई चोज एंथ्रोपोलॉजी, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। बट अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो इट्स ओके, आई वोंट से इट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज वेरी तैयारी करते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारे नुआंसेस हैं। हाँ जी, उतना छोटा भी है नहीं जितना लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो है, और लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि पेपर 2 रिलेटिवली छोटा है पेपर 1 के मुकाबले। पेपर 1 तो इज एज लॉन्ग एज एनी अदर सब्जेक्ट, राइट? Yes, yes. Paper 2 is more of application based, and हाँ smaller तो है, but for writing paper 2 very well, paper 1 का content में mastery होना चाहिए सर, तो they are interlinked. पेपर 2 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, 140 की लाइन में है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच इन पेपर 2 वेयर यू excelled, you think you made a difference while writing the answers? Sir, my approach was same in both the papers. वैसे in this attempt, I focused on clearing my concepts, बिल्कुल सही, sticking to one content, परफेक्ट। and मैंने repeatedly PYQs प्रैक्टिस किए थे। वो मैं आपको भी भेजती थी MRP के टाइम पे। हम लोग डिस्कस करते काफ़ी, मैंने अभी पढ़े मेरे पास व्हाट्सएप चैट में देख रहा था मैं एक दिन। तो ये मेरी अप्रोच थी, तो 2-3 स्टेप्स ही थे जो मैं रिपीट करती थी। अच्छा, तो उन्हीं को बार बार कर करके यू काइंड ऑफ मास्टर्ड दैट थिंग, राइट? PYQs को कितना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए प्रिपरेशन के अंदर? जैसे कई लोग स्टार्ट ही कर देते PYQs से बिना समझे कि चीज़ क्या है, या कई लोग फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग शुरू करने लगते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। मुझे लगता है एक लेवल पे पहुंचने के बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस से आप अपने आप को अटैच ना करें। ये मिस्टेक जनरली लोग करते हैं और बहुत डिस्करेज भी हो जाते हैं शुरू में कि मैं तो अच्छा आंसर लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो कब वो स्टेज आती है जब थोड़ा कंफर्टेबल होने लगते हो कि हाँ अब आई एम इन अ पोजीशन टू राइट एन आंसर? सर PYQ हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। मेरा फोकस ही PYQ पे था, ठीक बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है, जब तक आपको थियरी समझ नहीं आ रही है, सही बात है, तब तक आप आंसर लिख भी लोगे तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में भूल जाओगे लिखना। याद करके रट के नहीं लिख सकते रट के जो, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। और दूसरा ये भी है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी इंटरलिंकेज होती है, तो एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। और
रिगार्डिंग कब लिखना चाहिए वो आई थिंक इट इज़ इंडिविजुअल्स कंफर्ट, बट हाँ डिले नहीं करना चाहिए। जो रेजिस्टेंस आता है आंसर हाँ, लिखने हाँ, के लिए कि मैं पहले पूरा पढ़ लूँ, 3 बार रिवाइज कर लूँ फिर हाँ, लिखूंगा, हाँ, वो गलत है। हाँ, ये तो है। तो आई थिंक आफ्टर 1 to 2 months ऑफ हाँ, रीडिंग, वंस यू आर इनटू द सब्जेक्ट तो मुझे लगता है स्टार्ट कर देना। लेकिन एक जो मुझे लगता है ये होता है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं एंथुसियास्टिकली बहुत, कि आंसर लिखेंगे बहुत सारा, और आंसर के बारे में सुना भी बहुत ज़्यादा है कि आंसर लिखना है यूपीएससी प्रिपरेशन में, लेकिन वो जनरली 1-2 आंसर लिखने के बाद उन्हें लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। हमेशा ये दिमाग में ख्याल आता है, और वो जो मुझे लगता है 90% एस्पिरेंट्स को आता ही आता है। हाउ टू ओवरकम दैट थिंग, क्योंकि अगर आपने उस वक्त छोड़ दिया आंसर लिखना, शायद वापस आप पिकअप नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा डर बना रहेगा। यस सर, ये तो है कि इनिशियली अच्छे आंसर्स नहीं लिखे जाते, किसी से भी नहीं लिखे बस जाते ये हैं। बात माननी, एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मानना ज़रूरी है सर कि इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो आपने पहले कभी नहीं किया वो आप अभी कर रहे हो, यू जस्ट स्टार्टेड, तो शुरुआत में तो अच्छा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे सेल्फ एवेल्युएशन एंड देन करेक्शन, जो एवेल्युएशन में मिल रहा है उसे करते करते देयर विल कम अ स्टेज जहाँ पे ठीक ठाक आंसर्स हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली जब मेंस के लिए, जो प्री और मेंस का बीच का पीरियड होता है, उसमें आंसर राइटिंग निखर के आती है, तभी आती है। बट अगर आपने पहले नहीं किया तो तब नहीं आएगी अच्छी। हाँ, ये बात तो है। लास्ट मोमेंट पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो शायद वो बहुत लेट हो जाता है उस टाइम तक आते आते। जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो विच पार्ट डिड यू लाइक द मोस्ट पर्सनली? जैसे होता है ना कि ये पर्सनल फेवरेट है, ये तो मजा आ गया पढ़ के, तो कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था? सर मुझे सारे पार्ट अच्छे लगते थे। वैसे जेनेटिक्स अच्छा लगता था क्योंकि मैंने बायो का पढ़ा बैकग्राउंड हुआ था। है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पसंद था मुझे। अच्छा, तो यू डिडंट लाइक दोस चैप्टर्स ऑन रिलीजन? और वो काफ़ी अच्छे अच्छे इंसाइट्स देते हैं, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जब मैंने शुरुआत में पढ़ा था तब मुझे बहुत फर्स्ट इंटरेस्टिंग टाइम तो लगा था। इंट्रीगिंग लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या बता दिया इन्होंने, एकदम बहुत ही डिफरेंट बात है। मोर ऑफ इट, वो जो सोशो कल्चरल वाला पार्ट है वो मेरे लिए एक आई ओपनर था, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से थी। ठीक बात है, कभी एक्सपोज नहीं होता है इस एंड चीज़ से। इन माय प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, पीपल हैंडलिंग भी मैं कर रही थी। बट कहीं ना कहीं समहाउ हमें ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है कि हम साइंस एंड सोसाइटी को सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, तो एंथ्रोपोलॉजी ने मुझे वो इंसाइट दिया है कि नहीं, साइंस एंड सोसाइटी दे आर सेम, हाँ, इंटरलिंक्ड। हाँ, एंड आपको अगर कुछ भी परस्यू करना है, जैसे कि मुझे पेशेंट को देखना है, हाँ, तो मुझे उसकी कल्चरल बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है तो वो मेरे लिए आई ओपनर था, सोशो कल्चरल वाला पार्ट। कि कल्चर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल्चर नुआंसेस समझना कितना ज़रूरी है। जैसे कई बार ये देखते हैं कि बहुत ही टेक्निकली एक्सपर्ट लोग, वेरी प्रोफिशिएंट इन देयर फील्ड्स, वो जब जाते हैं, जब उनका पीपल लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो फॉल्टर कर जाते हैं। जैसे बहुत अच्छे होंगे अपने एकेडमिक्स में, लेकिन अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या अपने आइडिया को कन्विंसिंगली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स you in knowing those cultural nuances and then trying to connect to those people? Sir, anthropology I think is a linking line between science and culture and society and science, I would say. So जो मेरी लाइफ में एक क्लोज्ड विंडो था सोसाइटी का, उनको समझने का, वो एंथ्रोपोलॉजी की वजह से मुझे ओपन हुआ। So it was very insightful for my personal experience of understanding my past, also in my profession, and then it inspired me for कि future में इस profession में आके कैसे deal करना है people को, society को कैसे समझना है। So now अगर मैं concise करके बताऊँ तो it is more like I will understand their side of story also now. ये एक बहुत अच्छा इंसाइट देता है एंथ्रोपोलॉजी, नो डाउट, कि कैसे लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये आगे जाके आपको सर्विस में भी बहुत हेल्प करेगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। जनरली जैसे एंथ्रोपोलॉजी जब तैयारी शुरू करते हैं लोग, तो वो लोग इसको कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ में प्रिपेयर करते हैं। कई प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे बायो वाला हम डिस्कस कर चुके हैं कि बायो बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए ये खाली उन्हीं के लिए नहीं, सभी के लिए ओपन है, राइट? लेकिन मैनी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट एंथ्रोपोलॉजी कि है क्या चीज़। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। जैसे हर आदमी ने कुछ सुना है कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है या पॉल साइंस एक सब्जेक्ट है,
लेकिन एंथ्रोपोलॉजी आते एक ब्लैंक वो आ जाता है कि क्या है ये सब्जेक्ट, नाम ही क्या है, मतलब कई बार तो प्रोनाउंस करना ही बहुत मुश्किल होता है शुरू शुरू में, और आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ये है क्या सब्जेक्ट, और जब पढ़ने लगते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन वो जो बैरियर है कि फर्स्ट एंट्री बैरियर कि ये आखिर क्या चीज़ है, उसको कैसे ब्रेक करना चाहिए, व्हाट इज द सजेशन दैट यू हैव? यस सर, यू आर राइट इन सेइंग कि एंथ्रोपोलॉजी से लोग फेमिलियर नहीं है। हाँ मैं भी नहीं थी फेमिलियर, और मेरे लिए भी एकदम इट वाज अ वेरी न्यू थिंग। कि ये क्या चीज़, क्या है, करता क्या है? हाँ, बट आई थिंक सडनली तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, हाँ, तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक बात बट हाँ, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि वंस यू स्टार्ट तो यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो एन्जॉय दिस। सो वही प्रोसेस है सर जो मैंने बताया था कि अ प्रॉपर लेक्चर सीरीज हाँ, प्लस एक बेसिक फ्रॉम अ सब्जेक्ट गुड बुक, सोर्स एंड अ बेसिक बुक। बेसिक बुक, ठीक बात है। मान लीजिए आपको इस बार फिर एग्जाम देना पड़ता, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, तो व्हाट एरियाज वुड यू हैव वर्कड अपॉन मोर इन एंथ्रोपोलॉजी, अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा रह गया मेरे हिसाब से? सर मेरे हिसाब से इस बार मैंने आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, तो मैं बस वही जो मैंने पहले किया मैं उसे रिपीट करती हूँ। उसी को रिपीट करते, कोई इसमें कोई कमी नहीं रहती, ठीक बात है। एनी सजेशंस फॉर द न्यू पीपल हु वांट टू चूज एंथ्रोपोलॉजी, मतलब व्हाट इज योर सजेशन कि चूज क्यों करना है, और करना है तो फिर क्या चीज़ों को नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है? सर सबसे पहले चूज करने के लिए सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। वेरी गुड। मैंने भी पढ़ा था मेडिकल साइंस, जो मेरे पास ऑप्शंस थे सारे मैंने सिलेबस पढ़े थे। एंड एनालिसिस होना चाहिए योर प्रीवियस नॉलेज, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। आपका इंटरेस्ट एरिया, तो इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड दोनों के आधार पे आप डिसाइड करो कि आपको क्या लेना है। साइज एज सच आई विल से कि मैटर नहीं करता है इतना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लगभग उतना ही पढ़ना पड़ता है। लगभग क्या, क्वेश्चन आंसर का ड्यूरेशन सेम ही होता है, पेपर का ड्यूरेशन सेम ही होता है। सो जो फोकस एरियाज होने चाहिए वो ऑलरेडी आपको क्या आता है बैकग्राउंड एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, ऑन दीज बेसिस ओनली चूज योर ऑप्शन। एक जैसे केस स्टडीज़ को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं, केस स्टडी लिखनी है एंथ्रो के अंदर, और हर आदमी यही सोच के आता है बस केस स्टडी लिखनी है अंदर। तो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ केस स्टडीज़? डिड यू प्रिपेयर इट सेपरेटली या साथ साथ करते गए, या बहुत स्पेशल केस स्टडीज़ ढूंढी जानबूझ के कि ये वाली लिखनी एग्जाम में? व्हाट वाज योर अप्रोच? नहीं सर, मैंने सबसे आई मस्ट मेंशन कि मैंने कभी भी केस स्टडी ढूंढी नहीं। जो मुझे क्लास में जो है और जो किताबों में है वो मैंने यूज़ की। ऑल्सो एक केस स्टडी में मल्टीपल जगह आप उसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो रादर देन कलेक्टिंग मल्टीपल, यूज वॉट एवर यू हैव इन मल्टीपल आंसर्स। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसे बेटर रिप्रोड्यूस, और बर्डन भी नहीं रहेगा आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें याद करने का। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये द एग्जामिनर और योर आंसर जो वो जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, और आपने जो आंसर लिखा है क्या आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा पा रहे हो। वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यूनिक एग्जाम्पल हो। और ठीक बात है, क्योंकि आपका मेन बात तो है कि समझाना है आपको, समझाना है, रादर देन कि आप बहुत यूनिकनेस शो करें वहाँ पे। मुझे लगता है उससे और टीचर परेशान होता है चेक करने वाला। ठीक बात है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ अ टीचर एंड अ मेंटर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट? तो कहाँ उनकी इंपॉर्टेंस आती है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है? सर आई वुड से दैट ऑल द स्टेजेस पे इम्पॉर्टेंट है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो चूज करने के लिए क्या बुक पढ़नी है, क्या लेक्चर लेना है, एंड देन वाइल राइटिंग आंसर्स, तो हर स्टेज पे मेंटोर तो रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि बिना मेंटोर के नहीं कर सकते, बट मेंटोर आपका ड्यूरेशन एंड एफर्ट रिड्यूस कर देता है। तो आई थिंक ऑल द स्टेजेस पे जरूरी है। जनरल लोग हेजिटेंट होते हैं कि टीचर के पास जा क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे। वो हेजिटेशन एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कई बार। तो कितना इम्पोर्टेंट वो बैरियर ब्रेक करना? सर वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक वी कैन नॉट लर्न विदाउट आस्किंग, तो वी मस्ट ब्रेक द बैरियर्स। हाँ, क्योंकि जनरल लोग देखते हैं ना कि वो पूरे टाइम बच्चे सोच रहते हैं कि इनसे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ तो पर्सनल प्रॉब्लम है, दैट आई लुक वेरी सीरियस, तो जनरली पीपल आर स्कैर्ड टू कम एंड टॉक टू मी। तो दैट हैज़ बीन अ वेरी कॉमन कंसर्न दैट आई हैव शेयर्ड। जबकि
नॉर्मली मैं ऐसा सीरियस हूँ नहीं उतना जितना दिखता हूँ, ऑफकोर्स एग्जाम को लेकर सीरियस है, बट ये जो कई बार जो दिमाग में आप अपनी इमेज बना लेते हैं और उसके बेसिस पे आप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ दी ओनली वेज ऑफ इंटरेक्टिंग विद द टीचर इज़ कि आपने उनको यूट्यूब पे देखा होगा, और यूट्यूब पे आप देखते हो तो आप उनकी एक सीरियस इमेज देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे प्रोफेशनली आप करते हो या वीडियोज़ वगैरह करते हो, तो वहाँ आपको लगता है कि यार हाउ विल आई कनेक्ट टू दिस इंडिविजुअल, तो हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिड यू हैव एनी हेजिटेशन इन आस्किंग मी कि सर कुछ बताइए? नो सर, आई डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। सर फोकस यही होना चाहिए कि आई वांट टू लर्न। हाँ. अगर फोकस वही है लर्न करना है तो फिर किसी से भी पूछ लेगा स्टूडेंट। हाँ बट अगर देयर आर अदर फोकसेस लाइक फियर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये जर्नी में हमें अपना अल्टीमेट गोल याद रखना है, दैट वी वांट टू डू वेल इन द एग्जाम, वी वांट टू गेट अ रैंक। तो जब अल्टीमेट गोल याद रहेगा तभी ये छोटे मोटे जो फियर है, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, ये जाएंगे। कितना लेंथ आपको लगता है कि एक ऑप्शनल में बच्चे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम पीरियड? जैसे कि मतलब लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को जीएस टाइप करने की कोशिश करते हैं कि 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में देख लेंगे, ज़्यादा 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट एंथ्रोपोलॉजी इन सच शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम? आई थिंक सर 6 to 7 months तो आपको फाउंडेशन में ही लगेगा पूरा समझने में सब्जेक्ट हाँ को। जी, फिर उसके बाद रिवीजन भी लगातार करना होता है। तो आई थिंक जीएस के साथ पैरेलली चलते रहना चाहिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है कि आप इसमें ही कंप्लीट करो एंड ऑल दैट। अप टू अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ठीक बात है। हाँ। आपको पढ़ना चाहिए। तो लेकिन मतलब 7 से 8 मंथ तो मिनिमम मान ही लेते हैं अपन। हाँ जी सर, मिनिमम ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउ डिड एंथ्रोपोलॉजी हेल्प यू इन द जनरल स्टडीज? जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 में देयर इज सोसाइटी सेक्शन, क्या रोल था एंथ्रोपोलॉजी का उन एरियाज में कि कुछ उनका इम्पोर्टेंस रहा आपके लिए वहाँ पे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। सोसाइटी क्वेश्चन दिखते सिंपल है, लेकिन जब आप लिखने लगते हो आपको लगता है क्या लिखें इसमें? उसमें थोड़ा सा सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज आर रिक्वायर्ड। हाँ। तो वो उसमें मुझे हेल्प हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल जीएस में जो एंथ्रोपोलॉजी की केस स्टडीज होती हैं और एग्जाम्पल्स होते हैं वो काफ़ी हैंडी आते हैं यूज में। सिमिलरली इन ऐसे ऑल्सो जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो ऑल्सो ओवरऑल जो जीएस की अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी मुझे एक लिंकिंग लाइन जैसे लगता है, तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी मुझे एंथ्रोपोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया। तो एंथ्रोपोलॉजी को तो बोला भी जाता है कि इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक अमंग्स ह्यूमैनिटीज एंड द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक अमंग्स साइंस। तो आई थिंक इट वाज रियली इंसाइटफुल डिस्कशन कि कोई भी स्टूडेंट जो एंथ्रोपोलॉजी चूज़ कर रहा हो उसको किस तरह से अपने आप को शेप करना चाहिए, कैसे जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनसे दूर जाना चाहिए और एक ओपन माइंड के साथ ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इट हैज़ बिन अ रियली गुड चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, प्लस नॉट जस्ट अ चॉइस फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इन जनरल भी आपको लाइफ के रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स देता है। Any word that you want to share with the students? Sir, the only thing I want to say about anthropology is like it. If you have interest in it, you'll do good. And whatever happens, जो भी हो, जैसा भी रिजल्ट हो, बट एंथ्रोपोलॉजी से आप बहुत कुछ सीखोगे, जैसे मैंने सीखा। हाँ। खाली एग्जाम ही नहीं, जीवन में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। Absolutely. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।